कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट की। देखो, इस एक्सपेरिमेंट की नीड क्यों पड़ी, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था ड्वेल नेचर किसका, पार्टिकल का, कि जो हमारा पार्टिकल था, हमारा इलेक्ट्रॉन था। जैसे हमारे लाइट के दो नेचर होते हैं ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था वो पार्टिकल नेचर तो शो कर रहा था, उसके साथ साथ वो वेव नेचर भी शो कर रहा था। वहां से हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ की भी वैल्यू पता चली थी, क्या आई थी, लैम्डा इक्वल टू h/p। ये सब हमने कवर कर लिया था, है ना। अब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, वो तो थ्योरेटिकली था। उन्होंने क्या एज्यूम किया था, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने, उन्होंने एज्यूम किया था कि नेचर लव सिमेट्री। तो सिमेट्री अगर उसको पसंद है तो वो पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों नेचर को शो करेगी। तो जब जब जो जो फिनोमिना हो रहे थे, जैसे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, क्वांटम इफेक्ट था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ये हमारे पार्टिकल नेचर पे बेस्ड थे। और इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये हमारे वेव नेचर पे बेस्ड थे। तो इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया था किन्होंने, डेविएशन एंड जर्मर ने, है ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दे एक्सपेरिमेंटली प्रूव डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कि डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी लैम्डा इक्वल टू h/p, कि एक पार्टिकल का पार्टिकल नेचर भी होता है एज वेल एज वेव नेचर, उनको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। दैट पार्टिकल शोज बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा इक्वल टू h/p। इंपॉर्टेंट है, कैसे आया आप लोग वहां से देख सकते हो, है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ से जो h है मेरा, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होती है ना। अब हम अपनी जो एवरीडे लाइफ है उसमें, है ना, पार्टिकल के पार्टिकल नेचर को तो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, वेव नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितने ऑर्डर में, 10⁻⁻34 है ना। तो अगर मान लो p क्या होता है, हमारा मोमेंटम होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो एक पेन हो गया मेरे पास, है ना। अब पेन का पार्टिकल नेचर तो दिख रहा है मुझे, मैं इसको पकड़ पा रही हूँ, है ना, ऐसे। अब वेव नेचर मुझे नहीं दिख रहा है इसका, कि यहाँ से रेडिएशन निकलती है, आपको दिख रही है, इस पेन से रेडिएशन निकलती दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। वो क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि जब भी देखो P क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इस पेन का मैंने कुछ मास मान लिया, 20 ग्राम 50 ग्राम कुछ मास माना है ना, तो मैं उसको जब इतनी कम वैल्यू से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो जो मेरे वेवलेंथ था यहाँ से कितने कम ऑर्डर की आएगी, है ना। तो क्या मैं उस वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी ना, मैं उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी उस वेवलेंथ को, जो इस पार्टिकल से क्या होगी, एसोसिएटेड होगी, है ना। तो उसको मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हम वेव नेचर को डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट इट डज नॉट मीन कि जो पार्टिकल है उसके पास वेव नेचर नहीं होता है। इन्होंने ये उसके वेव नेचर को प्रूव किया था, है ना। कैसे प्रूव किया था वो मैं बताते हैं ना। उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स लॉ। अब ये क्या होता है, देखो इन्होंने क्या किया था, एक्सरे, राउंडगन एक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक्सरे को क्या किया था, डिस्कवर किया था, है ना। एक्सरे को क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। अब एक्सरे देखो, इसका नाम भी इसीलिए पड़ा था, उनको समझ नहीं आया था कि ये रे क्या है, तो उन्होंने बोल दिया लेट द रे बी एक्स, है ना। अब मतलब अनबिलीवेबल डिस्कवरी हुई थी कि अपने आप ही कुछ डिस्कवर कर रहे थे, हो कुछ गया था डिस्कवर, है ना, एक्सरे। तो इन्होंने क्या किया था, एक्सरे का नेचर डिफाइन करने के लिए, है ना। अब जैसे हमारी विजिबल लाइट होती है ना, ये होती है हमारे पास स्लिट, है ना, ये हमारे पास बनता है मैक्सिमम मिनिमम। तो जब भी इस स्लिट में से मैं क्या कर रही थी, विजिबल लाइट को पास करा रही थी, विजिबल लाइट को मैं क्या करा रही थी, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सबको आता होगा, 12th में पढ़ चुके हैं ना। जब भी मैं विजिबल लाइट को इस स्लिट में से पास कराऊंगी तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आएंगे, मैक्सिमा या मिनिमा, ये मिलेगी मेरे को, मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। ऐसे मतलब मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं हमें, मैक्सिमा मिनिमा, और फिर थोड़े बाद जाके चलता रहता है, यही है ना। यानी कि डिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। डिफ्रैक्शन मतलब कि ये स्लिट है ना, बिल्कुल इसके यहाँ से क्या हो रही है, लाइट हमारी डिफ्रैक्ट हो रही है ना, कि कॉर्नर जो इसके एज है उसके जैसे ही विजिबल लाइट स्ट्राइक होगी तो वो लाइट हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी ना। ये हम ऑब्जर्व कर रहे थे विजिबल लाइट के लिए, है ना। और स्लिट की विड्थ क्या थी इसमें, 10⁻⁻5 मीटर, और यहाँ पे भी 10⁻⁻5 मीटर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम था। तो विजिबल लाइट यहाँ से क्या हो रही थी, डिफ्रैक्ट हो जा रही थी। अब इन्होंने क्या किया, राउंडगन ने, इन्होंने भी सेम एक्सरे के लिए, जो ये एक्सपेरिमेंट हमारा विजिबल लाइट पे हो रहा था, इन्होंने भी एक्सरे का वेव नेचर प्रूव करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा, कि उन्होंने भी इस स्लिट के अंदर से क्या कराना चाहा, इसको रेज कर दूं मैं, है ना।
उन्होंने भी क्या चाहा कि ये जो हमारी एक्स रे है, ये हमारी एक्स रे है, इनको ये जो स्लिट है हमारी, इसके यहाँ से इन्होंने पास कराने का सोचा कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगी। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये एक्स रे सीधी एज इट इज निकल गई, कुछ भी इन्होंने ऑब्जर्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि स्लिट विथ जो है, स्लिट विथ उसकी है ऑर्डर 10⁻⁵ मीटर का, और एक्स रे जो है हमारी वो ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर अप्रोक्स, है ना, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम के बीच में इतने ऑर्डर किए। तो अब ये देखो, ये तो बहुत कम हो गए ना, 10⁻10 हमारा कम होता है 10⁻5 से, तो ये स्लिट के अंदर से आसानी से पास हो जाएगा, कोई डिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि स्लिट की अब 10⁻⁵ की ऑर्डर, ये 10⁻10 यानी और भी कम, 10⁻5 से और भी कम, नेगेटिव वैल्यू में कम होती है ऑर्डर, है ना टर्म। तो देखो ये आसानी से पास हो जाएगा, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए उसका वेव नेचर एक्सरे का इन्होंने क्या परफॉर्म किया था, इन्होंने क्रिस्टल सिस्टम एज्यूम किया था, है ना। अगर जिन्होंने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है ना। इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल सिस्टम एज्यूम किया, लेटिस पॉइंट वाला, है ना। तो वो क्यों ऑब्जर्व किया, क्योंकि जो हमारे लेटिस पॉइंट होते हैं क्रिस्टल सिस्टम में, वो कितने ऑर्डर के होते हैं, वो हमारे 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर के होते हैं। तो अब इनको समझ आ गया कि इनको इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट विद स्लिट विथ बट he performed his experiment on crystal system। तो क्यों किया, क्योंकि 10⁻10 मीटर का ऑर्डर का इन्हें क्या था, क्रिस्टल सिस्टम में लेटिस पॉइंट थे। तो जब लाइट आएगी, हम इन लाइट को इन पॉइंटों से क्या कराएंगे, इन पॉइंटों से स्ट्राइक कराएंगे, तो क्या होगी, डिफ्रैक्ट हो जाएगी हमारी लाइट। समझ में आया क्रिस्टल सिस्टम क्यों लिया। तो ये कहानी थी एक्सरे डिफ्रैक्शन के ना। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको अच्छे से प्रॉपरली। तो क्रिस्टल सिस्टम क्यों चूज किया, समझ में आया। ये होता है हमारा ब्रैग लॉ, है ना। देखो ये क्या है, हमारे पास लैटिस पॉइंट्स है, इन लैटिस पॉइंट से मिलके क्या बनता है, हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम बनता है। जैसे हमारे पास ब्रिक्स होते हैं, ईंटें होते हैं, उनसे मिलकर हमारा घर या मकान बनता है, ऐसे ही इन लैटिस पॉइंट से मिलके क्या बनता है, हमारे पास पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनता है। तो इन क्रिस्टल सिस्टम पे जब ये रे को क्या कराया गया था, एक्स रेज को इंसिडेंट कराया गया था, तो ये भी 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर की थी, ये भी अप्रोक्स 10⁻⁻10। तो जैसे इनके स्ट्राइक होगी तो डिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये दो लाइट मेरे पास आई इंसिडेंट रे, और इनके पॉइंटों के स्ट्राइक होते क्या हो गई, डिफ्रैक्ट हो गई, है ना। ये एंगल बन रहा है हमारा थीटा यहाँ पे। अब देखो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अब देखो पाथ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये MB + BN, ये पाथ डिफरेंस है ना हमारा। देखो पाथ डिफरेंस मतलब इन दोनों लाइटों में कितना गैप है। एक तो देखो यहाँ से यहाँ तक इस वाली को ज्यादा चलना पड़ रहा है, मतलब यहाँ तक तो इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, देखो, है ना। लेकिन इस वाली को इतना और चलना पड़ रहा है और इतना और चलना पड़ रहा है, तब ये इसके बराबर, देखो इसके बराबर, और ये वाला, है ना। ये वाली जो लाइन है मेरी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है मेरी यहाँ से, है ना, ये वाली को देखो, अब इस वाली को क्या है, इतना ऐसे चलना पड़ रहा है ना, तो फिर इतना ऐसे चलना पड़ रहा है, तब ये इस वाली के बराबर आ रही है ना। समझ गए होंगे पाथ डिफरेंस, यानी MB + BN मेरा क्या है यहाँ पे, MB + BN मेरा क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है रे 2 का विद रिस्पेक्ट टू रे 1, है ना। मैं लिख दूँ रे 2 विद रिस्पेक्ट टू रे 1, है ना। ये जो मेरी रे 2 है इसका पाथ डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू रे 1, MB + BN। अगर ये MB + BN नहीं होता तो ये दोनों हमारी सेम ही तो होती, है ना। यानी कि दिस इज अवर पाथ डिफरेंस। अब ये किसके इक्वल होगा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी इन लैटिस पॉइंट के, क्रिस्टल सिस्टम के लैटिस पॉइंट के रे को हम इंसिडेंट करा रहे थे तो डिफ्रैक्ट होके जा रही थी, है ना। तो इनका अब ये क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, जब भी ये रिफ्लेक्ट होके डिफ्रैक्ट होके जा रही थी तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व किया। जैसे हमारा डिफ्रैक्शन में होता है ना कि लाइट, है ना, एजिस से क्या हो, स्ट्राइक होके डिफ्रैक्ट होके क्या शो कर रही थी, मैक्सिमा मिनिमा, सेम चीज इन्होंने ऑब्जर्व की। और वहां से क्या प्रूव हो गया था, उसके वेव नेचर का प्रूव हो गया था। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल नेचर होता है इसका तो हमें कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन इनको मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा था ना। तो हम क्या ले रहे हैं, मैक्सिमा वाली कंडीशन ले रहे हो। मैक्सिमा वाली कंडीशन के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस हो किसके इक्वल आता है, n लैम्डा के इक्वल आता है, यानी MB + BN हमारा n लैम्डा के इक्वल आएगा। तो MB की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो MB की वैल्यू क्या आएगी हमारी, हम sin थीटा लगाएंगे यहाँ पे ना, sin थीटा। मैंने इस वाले ट्रायंगल में इसको O नाम दे रही हूँ, है ना। तो MOB मैंने इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाया, sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, MB अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी, OB, है ना।
ओ बी। अब देखो इस ओ बी की वैल्यू क्या है, समझ में आया? दिस इज परपेंडिकुलर एम बी, और ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज है ना, ये परपेंडिकुलर। ये पाथ डिफरेंस, ये देखो पाथ डिफरेंस है ना एम बी और ये बी एन, तो हमने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये था नहीं, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। ऐसे ही तो करते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, पढ़ा होगा तो सबको समझ आ रहा होगा ना। तो एम बी अपॉन में ओ बी हो जाएगा, साइन थीटा हम यहाँ पे लगाएंगे, तो देखो एम बी इस वाली में है ना, ये हमारे 90 डिग्री हो गए है ना, तो ये एम बी अपॉन में ओ बी साइन थीटा, तो ये हो गया। तो एम बी की वैल्यू मिल के आ जाएगी यहाँ से ओ बी इंटू साइन थीटा, और ओ बी मेरा किसके इक्वल है, ओ बी मेरा डी यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग। देखो दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डी से लिखते हैं, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम इसको बोलते हैं ना, यानी कि डी साइन थीटा। अब एम बी मेरे डी साइन थीटा आया, ऐसे ही आप एन बी निकालोगे साइन थीटा करके, तो एन बी भी सेम कैसे आएगा, साइन थीटा इजकल टू एन बी अपॉन में ओ बी। तो एन बी की भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम क्या आएगी, डी साइन थीटा है ना। तो मैं इसमें पुट कर दूं कि डी साइन थीटा प्लस में डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा, यहाँ से आ गया 2d साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा। और यही हमारा क्या था, ब्रैग्स लॉ था। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं अब आपको बताती हूँ, ब्रैग्स लॉ है ना। समझ में आया कैसे आया? देखो मेरा गोल ये था नहीं ब्रैग्स लॉ को प्रूव करने का, मैं चाहती जस्ट बता देती, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आता है ना। तो 2d साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा, दिस इज आवर ब्रैग्स लॉ। अब देखो इनका क्या यूज किया, जैसे इन्होंने क्रिस्टल सिस्टम में ये चीज परफॉर्म की थी ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने निकिल का क्रिस्टल लिया था, इन्होंने सेम जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे इन्होंने एक्स रे को क्या कराया था, डिफ्रैक्ट कराया था, उसके वेव नेचर को प्रूव कर दिया। ऐसे ही इन्होंने क्या लिया, पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, उसको भी। अब पार्टिकल नेचर तो प्रूव हो रखा था, हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटर इफेक्ट, कितने सारे एक्सपेरिमेंट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन सबसे पार्टिकल नेचर तो प्रूव हो रखा था, लेकिन हमें वेव नेचर भी शो करना था, क्योंकि डी ब्रोगली तो बोल चुके थे कि जो ड्वेल नेचर शो करता है पार्टिकल, उसके पास पार्टिकल नेचर तो होगा, लेकिन वेव भी एसोसिएटेड होगी, जिसे हम मैटर वेव बोल रहे थे ना। इतनी बात हम कर चुके थे। तो इन्होंने उन पार्टिकल का वेव नेचर शो करने के लिए सेम जो ब्रैग ने किया था ना एक्सपेरिमेंट, ब्रैग्स लॉ ने है ना, सेम उसी का यूज करके इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वेव नेचर शो करना चाहा था, कि जो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, पार्टिकल ले रहे थे, उसको पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करना था। तो उन्होंने वेव नेचर कहाँ से हिंट लिया, उन्होंने यहाँ से हिंट लिया, जैसे उन्होंने वेव नेचर को प्रूव किया था। तो सेम निकिल क्रिस्टल लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया। देखो इतना नोट करो, फिर मैं अच्छे से डिटेल्स इसकी आपको वर्किंग समझाती हूँ, कैसे इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। नोट करो इतना। तो देखो अब इन्होंने क्या किया था कि जैसे ही ब्रैग लॉ प्रूव हो गया था कि एक्सरे था उसको डिफ्रैक्ट करा रहे थे, हमें तो सर्टेन मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल रहे थे ड्यू टू द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस है ना, उसकी वजह से। तो इन्होंने भी क्या किया था, डेविशन एंड जल्मर एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, जो हमारे साइंटिस्ट थे डेविशन एंड जल्मर, इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल था है ना, तो पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या वो वेव नेचर भी शो कर रहा था। इतनी हमने बात कर ली थी। तो इन्होंने कैसे प्रूव किया, इन्होंने निकल का क्रिस्टल लिया है ना, यहाँ ली इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या प्रोवाइड कराती है, हाई एक्सक्लेरेटरी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं ना, कि उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे हम, इंसिडेंट करा रहे थे इस निकल क्रिस्टल की सरफेस पे है ना। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्राइक कर रहे थे, स्ट्राइक होकर ये क्या हो जा रहे थे, डिफ्रैक्ट हो जा रहे थे, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट मिल रहे थे ड्यू टू इंटरफेरेंस है ना। अब वो मैक्सिमम और मिनिमम इन्हें हर बार कितने एंगल पे मिल रहे थे, 50 डिग्री पे। कि ये देखो इसका पोटेंशियल क्या है, 54 वोल्ट की पोटेंशियल को चेंज कर करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है, इसके लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कराई जा रही थी, अलग अलग एंगल पे स्ट्राइक कराया जा रहा था, कि जो इंसिडेंट बीम है हमारी इस सरफेस के, जो ये एंगल बना रही है ना थीटा, ये एंगल जो बना, इंसिडेंट जो रे होते हैं हमारी इस सरफेस से जो एंगल बनाते हो थीटा, देखो ये इंसिडेंट हमारी इस सरफेस से जो एंगल बनाते थे वो क्या बनाते हैं, थीटा। थीटा तो जब भी हम इस पोटेंशियल को चेंज करा करा के, वैल्यू करा करा के हम थीटा एंगल से इस इंसिडेंट बीम को इस निकल क्रिस्टल पे क्या करा रहे थे, डिफ्रैक्ट करा रहे थे। तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा था, हर बार जो हमारा पीक है, हर बार जो मैक्सिमम है हमारा 50 डिग्री एंगल पे हो रहा था ना, यहाँ से स्कैटर्ड हो जा रही थी, यहाँ पे हम डिटेक्ट कर रहे थे उसको है ना। ये इसका है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो हर बार 50 डिग्री पे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा था। अब वो साइंटिस्ट सोच में पड़ गए ना
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी तक क्या एज्यूम किया जा रहा था, पार्टिकल नेचर एज्यूम किया जा रहा था। तो जब पार्टिकल नेचर था तो ये वेव नेचर को कैसे शो कर रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न को कैसे शो कर पा रहा है, हर बार हमें पीक मैक्सिमा जो हमारा 50 डिग्री पे कैसे मिल पा रहा है। अगर ये पार्टिकल नेचर होता तो क्लासिकली ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, है ना, कि वो हर बार जो मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट दिखा रहा है, इंटरफेरेंस वाली प्रॉपर्टी दिखा रहा है, यानी वेव नेचर को शो कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को इन्होंने मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया वो देखो। एक्सपेरिमेंटली तो ये प्रूव हो गया कि देखो जो इंसिडेंट बीम है हमारी उसको हम अलग अलग थीटा से इंसिडेंट करा रहे हैं, उसके बाद भी जो उसका एंगल है वो कितना बन रहा है, 50 डिग्री मैक्सिमम पीक पॉइंट बन रहा है। देखो ये मैंने ग्राफ में बनाया हुआ है ना, एन थीटा और ये एंगल के बीच में है ना। तो मैक्सिमम में कहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, हर बार 50 डिग्री पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब देखो थ्योरेटिकली भी देख लो इन्होंने कैसे, जो हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, क्या वो वाली वेवलेंथ यहाँ से हम वेवलेंथ निकालेंगे उसके इक्वल आ रही है नहीं आ रही, है ना। देखो अब देखो यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। निकिल क्रिस्टल के लिए जो डी की वैल्यू होती है, डी यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग, है ना, जो मैंने बताया था ऐसे इन दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो गैप होता है वो होती है 0.91 नैनोमीटर, है ना। अप्रोक्स 1 एंगस्ट्रॉम हो गई, हमें इतनी चाहिए थी। V यानी पोटेंशियल हमारा 54 वोल्ट पे ऑब्जर्व किया गया था। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, देखो थीटा कैसे निकालेंगे, ये थीटा हमारा, ये थीटा है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा सेम पे होता है ना, ये तो अब इतना तो पता होगा सभी को कि सरफेस है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल बना, ये रिफ्लेक्टेड, ये थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा, इतना तो सबने पढ़ा होगा, है ना। तो ये मैं मान के चल रही हूँ, इतना तो आपको पता होगा बेसिक बात है। तो देखो ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा हमारा, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, थीटा प्लस 50 डिग्री मेरा किसके इक्वल है, 180 डिग्री की, है ना। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, थीटा प्लस 50, थीटा प्लस 50, ये कितना है मेरा लीनियर पेज यानी 180 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना। तो मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से, 180 माइनस 50 करोगे सबसे पहले, है ना। 180 में से 50 माइनस करोगे तो क्या आएगा 130 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ से 65 डिग्री, है ना। यानी थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ से 65 डिग्री मिल गई। तो अब आप ब्रैग्स लॉ लगाओगे, ब्रैग्स लॉ कंडीशन, ब्रैग्स लॉ कंडीशन लगाओगे। ब्रैग्स लॉ क्या बोल रहा था हमें अभी तक कि एन लैम्डा हमारा किसके इक्वल होता है, 2d साइन थीटा के इक्वल हो रहा है ना। यही तो पढ़ा है हमने, एन लैम्डा हमारा 2d साइन थीटा के इक्वल, एन यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। तो वेवलेंथ किसके इक्वल आ जाएगी हमारी, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारे पास 0.91 नैनोमीटर, यानी 0.91 इंटू 10⁻⁹ साइन थीटा की वैल्यू क्या है 65 डिग्री, है ना। तो अब यहाँ से आप लोग इसको सोल्व करोगे, वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 0.65 नैनोमीटर। हमें यहाँ से वेवलेंथ मिल गई 0.165 नैनोमीटर। कहाँ से, जो ये डेविशन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन गन यानी इलेक्ट्रॉन गन से हमारे हाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे पोटेंशियल 54 पे, है ना। तो जब भी ये इंसिडेंट हो रहे थे और इंसिडेंट मतलब डिफ्रैक्ट होंगे ना, यहाँ से इसके स्ट्राइक होते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर की है, जो 0.91 नैनोमीटर की है ना ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, है ना, और इस जो इंसिडेंट बीम है उसका ऑर्डर भी वही है। तो ये क्या होएगा, डिफ्रैक्ट होएगा, डिफ्रैक्ट होकर इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा था, यानी 50 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा था, हमेशा पीक या मैक्सिमम वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही थी, है ना। तो इस चीज़ को इन्होंने ब्रैग्स लॉ कंडीशन लगा के जब इस यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट की तो क्या मिल रही थी हमें 0.165 नैनोमीटर की मिल रही थी। अब यहाँ से क्या हुआ देखो, अगेन वही क्वेश्चन एराइज हो गया कि वेवलेंथ हमें मिल रही है ना किसी पार्टिकल की, तो पार्टिकल की वेवलेंथ मिलना मतलब वो वेव नेचर को भी शो कर रहा है ना। तो वेव नेचर को शो कर रहा है यानी कि अगर इनकी वेवलेंथ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाली जो फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन बी उस वाली वेवलेंथ से मैच कर जाता है। इसका मतलब ये था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था किनका, डेविशन एंड जर्मन का, ये एकदम करेक्ट था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाओ। तो देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस
मैंने इसका यूज किया तो मुझे क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इसी के इक्वल होता है मेरा। पी क्या होता है मेरा, मोमेंटम। मोमेंटम में को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। मैं न्यूमरेटर में एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिनोमिनेटर में एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एम बी का स्क्वायर बाई है ना, यही तो मिलेगा। एक और एम आ जाएगा नीचे, एक और एम, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन एम बी स्क्वायर हो गया। इस एम बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहाँ से जब p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो p की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, h अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये मिलेगी आपको। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, h की वैल्यू आपको पता ही है, h की वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखा था यहाँ पे ना, h की वैल्यू होती है 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मास, इलेक्ट्रॉन का मास पता ही है आपको, है ना। देखो मैं कर लेती हूँ, है ना, 6.636 इंटू 10⁻34 अपॉन में √2, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, है ना, ये पता होगा आपको। 54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये इसके इक्वल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, 54 पे इतना हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू, तो जब यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से वेवलेंथ आएगी 0.167 नैनोमीटर के अप्रोक्स। अब ये क्या हो गया, देखो ब्रैग्स लॉ के अप्लाई किया तो डेविसन एंड जर्मन ने क्या फाइंड आउट किया कि उन्हें जो वेवलेंथ थी वो कितने मिल रही थी, 0.165 नैनोमीटर के ऑर्डर की मिल रही थी। सेम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाई तो लैम्डा इनको क्या मिली, 0.167 नैनोमीटर। यानी इनकी जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, कि एक पार्टिकल है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा और वो वेव नेचर भी शो करेगा। डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि डेली लाइफ में हम इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लैम्डा हमारा h अपॉन में p होता है, ये h हमारा 10⁻34 ऑर्डर का होता है, जो कि बहुत कम होता है। यानी पार्टिकल के साथ वेव तो एसोसिएट होगी, ये एक पार्टिकल है हमारा, ये मार्कर है मेरे पास, तो ये पार्टिकल नेचर है मेरे पास अभी, इसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, रेडिएशन से यहाँ से बाहर निकल रही होंगी, है ना। लेकिन हम देख नहीं पाते, क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि इस वेवलेंथ का ऑर्डर बहुत ही कम है ना, इसलिए हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जब इन्होंने डिटेक्ट किया यहाँ से निकल क्रिस्टल पे इस चीज़ को, ब्रैग्स लॉ को अप्लाई किया, तो करके देखा तो वेवलेंथ हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से और ब्रैग्स लॉ की कंडीशन से क्या मिल रही थी, हमें सेम मिल रही थी, है। इसका मतलब क्या था कि ब्रैग्स लॉ अप्लाई करके इन्होंने क्या किया था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि हाँ एक्चुअल में जो डी ब्रोगली ने एज्यूम किया था कि जो पार्टिकल है हमारा वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर को भी शो करेगा, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। तो दिस वाज दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, हाउ दे proved that the de Broglie hypothesis was correct. So आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, काफी लेंथी लेक्चर हो चुका है। So please subscribe my channel. Thank you for watching my videos.